ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले के लोगों के दिलों को जोड़ो मेरे सरदार, सिरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। ये शायरी उस तरह सबक बिल्कुल फिट होती है जिसकी बायोग्राफी में आज आपको बताने जा रहा हूँ। जरा सोचिए, एक छोटे से गांव में जन्मा बच्चा जिसके पास ना पिता का सहारा था ना दौलत का जखीरा, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया का सिरदर्द बन गया। लोग उसका नाम सुनते ही डर से कांप उठते थे। कोई उसे राष्ट्रवादी नायक कहता था तो कोई निर्दयी तानाशाह। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सत्ता की भूख में अपना देश ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया था। 28 अप्रैल 1937 को इराक के टिकरी जिले के अल होजा गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। ये गांव टिकरिस नदी के किनारे बसा था, जहां मिट्टी के घर और गरीब किसान परिवार ही दिखाई देते थे। बचपन से ही सद्दाम की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। उसके पिता हुसैन अब्दुल मजीद उनके जन्म से पहले ही गुजर गए थे। पिता की गैर मौजूदगी न सिर्फ परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ी बल्कि छोटे सद्दाम को शुरू से ही सुरक्षा और सहारे से वंचित कर दिया। उसकी माँ अकेली पड़ गई। गरीबी और दुख इतना गहरा था कि कहा जाता है कि सद्दाम की माँ कभी कभी चाहती थी कि ये बच्चा जन्म ही ना ले। वह मानसिक तनाव और अकेलेपन में इतनी टूट चुकी थी कि अपने बेटे की तरफ भी उदासीन हो गई थी। गांव की गलियों में अक्सर सद्दाम बिना जूतों के घूमते, पुराने कपड़ों में और भूख से जूझते। ये माहौल उनके मन में कठोरता और महत्वाकांक्षा दोनों लेकर आया। जब सद्दाम कुछ बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें अपने भाई खेरला तल्फा के पास भेज दिया। ये वह जगह थी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। खेरला तल्फा इराकी सेना में अफसर रह चुके थे। बाद में बाथ पार्टी के समर्थक व कट्टर राष्ट्रवादी बने। उनके घर का माहौल साधारण घरों जैसा नहीं था। वहाँ हमेशा राजनीतिक चर्चाएं होती, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना, इराकी सहप्रभुता, अरब राष्ट्रवाद और सत्ता पर पकड़ बनाने की बातें। छोटे सद्दाम इन चर्चाओं को चुपचाप सुना करते। धीरे धीरे ये बात उनके मन में घर करने लगी। उन्होंने समझा कि गरीबी और अपमान से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ शक्ति और सत्ता है। उनके मामा अक्सर उन्हें बताया करते थे कि राजनीति में जो डर पैदा करता है वही राज करता है। यही वाक्य सद्दाम की सोच का हिस्सा बन गया। मामा के घर रहना उनके लिए सुरक्षित भी था और शिक्षाप्रद भी। उन्होंने यहाँ से पढ़ाई शुरू की और साथ ही सत्ता और राजनीति की बारीकियों का पाठ भी सीखा। सद्दाम का किशोर अवस्था का समय साधारण नहीं था। टिकरी से निकलकर जब वो बगदाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े शहर की जिंदगी कितनी अलग है। गांव का साधारण लड़का अब धीरे धीरे एक महत्वाकांक्षी युवा में बदल रहा था। 17 की उम्र में उन्होंने अल खरक हाई स्कूल में दाखिला मिला। यहाँ उन्होंने शिक्षा के साथ साथ राजनीति और इतिहास पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह अपने सहपाठियों से अलग थे। जब बाकी छात्र पढ़ाई या खेलों में मस्त रहते, वहीं सद्दाम हमेशा गंभीर रहते और सत्ता, सेना और राजनीतिक चर्चाओं में रुचि दिखाते। कहा जाता है कि वह शुरू से ही दृढ़ स्वभाव के थे। अगर कोई उनका विरोध करता तो वे तुरंत कठोर प्रतिक्रिया देते। दोस्तों और सहपाठियों के बीच उनका स्वभाव डर और अनुशासन से भरा था। यही वह समय था जब उनकी महत्वाकांक्षा खुलकर सामने आने लगी। वह केवल पढ़ाई या नौकरी करना ही नहीं चाहते थे, वह शासन और नेतृत्व करना चाहते थे। हाई स्कूल के बाद सद्दाम ने बगदाद लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। उनका सपना वकील बनना था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा उन्हें राजनीति और राष्ट्रवाद ने आकर्षित किया। वह अक्सर कक्षाओं से ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिताते थे जो बाथ पार्टी या अन्य राजनीतिक संगठनों से जुड़े थे। क्लासरूम में बैठकर ही किताबों से कानून पढ़ते, लेकिन दिमाग में हमेशा सत्ता की रणनीतियां घूमती। उन्हें लगता कि असली ताकत अदालत या किताबों में नहीं बल्कि राजनीति और सेना के पास है। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इस समय ने उनके भीतर सत्ता की भूख और गहरा कर दिया। कॉलेज के दोस्तों और संपर्कों ने उन्हें बाथ पार्टी के नेताओं के और करीब ला दिया। 20 साल की उम्र में ही सद्दाम ने बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली। ये पार्टी साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का झंडा उठाई थी। पार्टी का सपना था कि अरब देशों को पश्चिमी ताकतों और उपनिवेशवाद से प्रभाव से पूरी तरह मुक्त किया जाए और एकजुट अरब साम्राज्य बनाया जाए। 1959 में बाथ पार्टी ने उन्हें एक बड़े मिशन में शामिल किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या। ये मिशन बेहद जोखिम भरा था। हमला असफल रहा, लेकिन सद्दाम की भूमिका स्पष्ट हो गई। वह केवल विचारों वाले युवा नहीं था बल्कि हथियार उठाने और जान देने लेने के लिए भी तैयार था। इस प्रयास में वो घायल हो गए और उन्हें भागना पड़ा। हत्या का प्रयास नाकाम होने के बाद सद्दाम को सीरिया भागना पड़ा और वहां से मिस्र चले गए। मिस्र में उन्होंने काहिरा यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू की। मिस्र उस समय गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में अरब राष्ट्रवाद का केंद्र था। नासिर की ताकत, उनके भाषण और उनके नेतृत्व ने सद्दाम को गहराई से प्रभावित किया। मिस्र में रहते हुए उन्होंने सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेता कैसे अपनी छवि बनाता है, कैसे जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट किया जाता है और कैसे बाहरी ताकतों को चुनौती दी जाती है। यहीं पर उनकी सोच और साफ हुई। वह केवल इराक का नेता नहीं बनना चाहता था बल्कि पूरे अरब विश्व में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे। 1963 में बाथ पार्टी ने सत्ता संभाली।
लेकिन शासन लंबे समय तक नहीं चला। सद्दाम ने इस असफलता से सीखा और पार्टी के भीतर अपनी जगह मजबूत की। वह धीरे धीरे अहम नेताओं के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। 1968 में उन्होंने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर इराक में सत्ता पर कब्जा किया। इस क्रांति में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ, सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर। 1979 में जनरल अल बकर के स्वास्थ्य खराब होने पर सद्दाम ने राष्ट्रपति का पद संभाला। सत्ता मिलने के बाद उन्होंने विरोधियों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने अपनी पार्टी और प्रशासन में वफादार लोगों को ऊंचे पदों पर रखा, जबकि राजनीति विरोधियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। जेल और सजाएं शासन का हिस्सा बन गए। उनके लिए सत्ता केवल पद या अधिकार नहीं थे, ये उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। सद्दाम ने प्रशासनिक ढांचे, सेना और सुरक्षा बलों में अपने भरोसेमंद लोगों को रखा और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनकी रणनीतियों और चालबाजियों ने विरोधियों के लिए कोई खुला रास्ता नहीं छोड़ा। उनके शासन में भय और आतंक का माहौल कायम था। 1980 में उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे ईरान इराक युद्ध कहा जाता है। यह संघर्ष करीब 8 साल तक चला, लाखों लोगों की जानें गई और भारी नुकसान हुआ। युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग के आरोप लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं बढ़ी। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर आक्रमण किया और इसे इराक का हिस्सा घोषित कर दिया। इसका उत्तर मिला अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1991 में सैन्य कार्रवाई के रूप में, जिसे खाड़ी युद्ध कहा गया। इराकी सेनाएं कुवैत से खदेड़ दी गई और सद्दाम की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति गंभीर संकट में आ गई। सद्दाम पर शासनकाल में कई मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगे। 1982 में दुजेल में शियाओं पर हत्याकांड, कुर्दों और शियाओं के खिलाफ उनके आदेश, हलाबजा में रासायनिक हमले, जेलों पर प्रताड़ना और हत्या उनके शासनकाल की पहचान बन गए। मीडिया और विपक्ष पर कड़ी निगरानी ने इराक में भय और आतंक का माहौल कायम किया। उनकी रणनीतियां पूरी तरह से सत्ता की सुरक्षा के लिए केंद्रित थी। उनके लिए विरोधियों को दबाना, अपनी पकड़ मजबूत करना और किसी भी खतरे को खत्म करना सर्वोपरि था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ये आरोप लगाते हुए कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि युद्ध के बाद कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इराकी सरकार गिर गई और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर युद्ध अपराध और मानवाधिकार के खिलाफ कई आरोप दायर किए गए। 2006 में दुजेल नरसंहार मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को बगदाद में उन्हें फांसी दी गई और उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। सद्दाम हुसैन की विरासत जटिल और विवादास्पद रही। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रीय नायक मानते थे, जिन्होंने देश को बाहरी प्रभावों से बचाया। वहीं अन्य लोग उन्हें तानाशाह मानते थे, जिसने अपनी सत्ता की भूख में देश और लोगों को भयानक नुकसान पहुंचाया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सत्ता का दुरुपयोग और मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी समाज के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। आज भी इराक में समर्थक उन्हें शक्तिशाली नेता के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनके हत्याचार और कठोर शासन की कहानियां हर गली मोहल्लों में सुनाई देती है। सद्दाम का जीवन ये दिखाता है कि सत्ता की लालसा इंसान को कितना निर्दयी बना सकती है और न्याय से बचना असंभव है। उनकी कहानी ये भी सिखाती है कि राजनीति शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी और नैतिकता पर होना कितना जरूरी है। इतिहास सद्दाम की क्रूर शासन और प्रभावशाली व्यक्तित्व दोनों को हमेशा याद रखेगा। अपने वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।